अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री पोर्शन फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1। इसमें सबसे पहले क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि जो डीएनए है वो एक कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म में पड़ा होता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। अब इसमें एक टर्म है न्यूक्लियोसोम, जिसका हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसोम जो है उसमें क्या होता है कि एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसका ऑक्टामर होता है, यानी कम्प्लेक्स होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का। उसके अराउंड डीएनए लूप करता है ट्वाइस, 2 दफ़ा लूप करेगा तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोसोम। और इस तरह से हमें दिखाई देगा जैसे बीड्स हैं किसी स्ट्रिंग पर लगे हुए। और इसके अलावा एक H1 हिस्टोन होती है जिसको हम लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हिस्टोन के न्यूक्लियोसोम के साथ भी अटैच करती है और लिंकर डीएनए के साथ भी अटैच करती है ताकि क्रोमेटिन फाइबर का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो सके। यानी टोटल 5 टाइप्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की। यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियोसोम दिखाया हुआ है। यहाँ पे 4 टाइप्स दिखाई हुई हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की, H2A, 2B, 3 और 4। इनका अगर हम ट्वाइस करें तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स बन जाएंगी। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। उसके अराउंड डीएनए ने लूप किया हुआ है ट्वाइस, तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। और जो 5th टाइप है हिस्टोन प्रोटीन की दैट इज़ H1, इट इज़ नोन एज लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। अब इसने क्या किया हुआ है, एक तो न्यूक्लियोसोम के साथ भी अटैच है, दूसरा ये लिंकर डीएनए के साथ भी अटैच है, जिसकी वजह से क्या है कि जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हुआ है। लिंकर डीएनए क्या होता है कि इसने 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ा हुआ है। तो ये था न्यूक्लियोसोम। अब डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। डीएनए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से, और हिस्टोन लार्ज होती हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। माइटोसिस में डीएनए कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देता है और डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस होती है एस फेज में। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है और ये हिस्टोन को यूटिलाइज नहीं करता। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस पता होना चाहिए। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कंडेंस फॉर्म होती है, जबकि यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस फॉर्म होती है। यानी कि ये अगर हम देखें तो ये एक ओपन स्ट्रक्चर हमें दिखाया हुआ है यहाँ पर, और ये एक कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है हेट्रोक्रोमेटिन और ये स्ट्रक्चर है यूक्रोमेटिन। ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे डार्क कर नज़र आएगा, जबकि ये यूक्रोमेटिन हमें लाइटर नज़र आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इसके अलावा ये जो यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, यानी एक्सेसिबल है क्योंकि ये ओपन है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, ये क्लोज्ड एक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये इनएक्सेसिबल स्ट्रक्चर है। ये कंडेंस्ड है, डार्कर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, इनएक्सेसिबल है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, जबकि यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड है, लाइटर नज़र आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और एक्सेसिबल है। यू मीन्स ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड, हेट्रो मीन्स हाईली कंडेंस्ड। इसके अलावा बार बॉडीज़ जो कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो भी हमें मिल सकती हैं पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। अब 2 चीज़ें और हैं, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन का मतलब है कि डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, जबकि हिस्टोन मिथाइलेशन का मतलब ये है कि हिस्टोन जो प्रोटीन थी लाइसिन और आर्जिनिन उसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। अब जब डीएनए में जब ऐड होगा मिथाइल ग्रुप तो उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है डीएनए सेगमेंट का वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए म्यूट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शनली उसको साइलेंस कर देता है, रिप्रेस कर देता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को, मिथाइलेशन जीन ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देती है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन था इनएक्टिव है ना, तो इसमें मिथाइलेशन ज़्यादा होती है और एसिटाइलेशन कम होती है। यानी कि जब भी एसिटाइलेशन होगी ना तो उसकी वजह से
एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शन जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगी और मिथाइलेशन की वजह से इनएक्टिव होगी। तो हेट्रोक्रोमेटिन में इस वजह से मिथाइलेशन ज़्यादा होती है और एसिटाइलेशन कम होती है। तो अब मिथाइलेशन जो है दोनों में ही, हिस्टोन हो या डीएनए की हो, इन दोनों ने डीएनए को म्यूट करना है, दोनों ने जीन ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंस करना है या फिर रिप्रेस करना है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यूज़ में मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, दोनों ने डीएनए को म्यूट कर दिया है। इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड जो होता है वो जीन प्रोमोटर रीजन्स में ऐड होता है, ज़्यादातर सीपीजी आइलैंड्स में। उसके अलावा ये जो प्रोसेस है डीएनए मिथाइलेशन का, ये इन्वॉल्व होता है एजिंग में, कार्सिनोजेनेसिस वगैरह में और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में। और जो हिस्टोन मिथाइलेशन है ये रिवर्सिबल है सप्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि ये रिवर्सिबल है जबकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये एक दफ़ा इसने जीन को साइलेंस कर दिया तो वो इरिवर्सिबली साइलेंस हो जाएगा, जबकि हिस्टोन मिथाइलेशन में रिवर्सिबली ट्रांसक्रिप्शनल सप्रेशन होती है। इसमें और डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप आप दोबारा से एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंस था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। दोनों ने ही डीएनए को म्यूट किया है, मिथाइलेशन डीएनए को म्यूट करती है। उसके बाद दो चीज़ें हैं, एसिटाइलेशन, हिस्टोन की एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ने क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है, डी एसिटाइलेशन जो है इनएक्टिव कर देगी। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें कि एसिटाइलेशन ने डीएनए को एक्टिव करना है और इसने डीएक्टिवेट करना है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा ना तो जो लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो लाइसिन की वजह से पॉजिटिव चार्ज था वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वीक इंटरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन और नेगेटिवली चार्ज डीएनए के दरमियान। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए और हिस्टोन के दरमियान एक इंटरेक्शन था वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एक रिलैक्स्ड डीएनए का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। रिलैक्स स्ट्रक्चर था यूक्रोमेटिन में। यूक्रोमेटिन था ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जिसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी, रिलैक्स्ड डीएनए स्ट्रक्चर होगा। जबकि इसमें जब हम रिमूव कर लेंगे एसिटाइल ग्रुप तो टाइट हो जाएगी डीएनए की कॉइलिंग और ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है एसिटाइलेशन की, जबकि डी एसिटाइलेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है हंटिंगटन डिजीज़ में। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोसाइड और टाइड का डिफरेंस क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड में बेस होती है और राइबोज शुगर होती है, जबकि टाइड में बेस, शुगर और साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है। शुगर जो है वो आरएनए में राइबोज होगी और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होगी। और जो बेस हैं वो दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स डबल रिंग होती हैं और पायरामिडीन्स जो हैं वो सिंगल रिंग होती हैं। ये इन्होंने दिखाई हैं डबल रिंग्ड प्यूरीन और सिंगल रिंग्ड पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन है और पायरामिडीन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। अब जो यूरासिल है वो आरएनए में होती है, जबकि जो थाइमीन है वो होती है डीएनए के अंदर। अब कुछ डीअमाइनेशन रिएक्शन होते हैं कि अगर इनमें से अमाइन ग्रुप निकाल दिया जाए तो साइटोसिन से बनेगा यूरासिल, एडेनिन से हाइपोजेंथीन, ग्वानिन से जेंथीन और 5 मिथाइल साइटोसिन से थायमीन। अगर यूरासिल की मिथाइलेशन करें तो थायमीन मिलेगा हमें। अब जो अमाइनो एसिड नेसेसरी होते हैं प्यूरीन की सिंथेसिस के लिए, दे आर गैग, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन। इसके अलावा जो जीसी बॉन्ड है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन एटी बॉन्ड, यानी कि जी और सी बॉन्ड में 3 होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ए और टी के अंदर 2 बॉन्ड होंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा इसको मेल्ट करने के लिए, यानी कि जीसी बॉन्ड्स आर लाइक द क्रेजी ग्लू। इसके अलावा जो बेस है फॉस्फेट ग्रुप है, दे आर लिंक्ड बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो 5 एंड होता है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का और इसका टारगेट होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेसिकली इसमें होता है इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये अगर बेस है तो यहाँ पर इसके साथ अटैच होगी शुगर, यहाँ पर पेंटोज शुगर अटैच होगी, तो ये शुगर है
अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 है, फिर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 होता है। 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो एक तरफ कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पर कोई भी बेस होगी, एडेनिन या गुआनिन होगी, उसके साथ शुगर अटैच होगी, उसके साथ शुगर के यहाँ पर थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और 5 एंड पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट का बेसिकली यहाँ से OH ग्रुप जो है वो निकला होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो तरह के यानी कि यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर एक बॉन्ड बन जाएगा 3 to 5 यानी एक तरफ तो 5 एंड है और एक तरफ 3 एंड है शुगर का। 3 एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है शुगर का और 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये एक 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ इनका लिंक होता है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट MCQs देखें, सबसे पहले न्यूक्लियोसोम का पता होना चाहिए कि DNA लूप राउंड होगा हिस्टोन प्रोटीन के। H1 का पता हो कि ये लिंकर होता है, लिंकर हिस्टोन होती है जो कि न्यूक्लियोसोम और लिंकर DNA के साथ अटैच होती है। उसके बाद DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। DNA और हिस्टोन की सिंथेसिस एस फेज में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है जो कि सर्कुलर होता है और ये हिस्टोन को यूटिलाइज नहीं करता। उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस्ड होता है, इनएक्टिव होता है, इसमें मिथाइलेशन ज़्यादा होती है और एसिटाइलेशन कम होती है। यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड है, एक्टिव फॉर्म है और इट इज़ एक्सप्रेस्ड। और DNA मिथाइलेशन में जो जीन प्रोमोटर रीजन में होती है मिथाइलेशन मोस्टली इन CpG आइलैंड्स, और अगर डिसरेगुलेटेड हो ये हमें देखने को मिलती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। उसके बाद हिस्टोन एसिटाइलेशन हमें मिलेगी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में और डी एसिटाइलेशन हंटिंगटन डिजीज़ में। न्यूक्लियोसाइड और टाइड का डिफरेंस पता हो कि साइड में बेस और शुगर होगी और टाइड में साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा और इनका बॉन्ड होगा 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर बेसिस का पता हो, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होती है और इसमें डबल 2 रिंग्स होंगी। पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन होती हैं, इनमें सिंगल रिंग होता है। डीमाइनेशन रिएक्शंस का पता हो इसके अलावा कि GC में 3 बॉन्ड्स होते हैं और AT में 2 होते हैं। ये स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है। यूरिन सेंसिस के लिए अमाइनो एसिड कौन से चाहिए होते हैं, गैग से याद कर सकते हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामिन। सो दे वर इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द मॉलिक्यूलर रीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री।